हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्लास 9 का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो बुक में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यानी पालमपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसे देखते हैं कि पालमपुर जो विलेज है, पालमपुर जो आपका विलेज है वो क्या है, वेल कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि पालमपुर जो विलेज है वो टाउन से या जो स्मॉलर टाउन है उससे कनेक्टेड है। सेकंड क्या है, रायगंज है जो कि एक बिग विलेज है, वो 3 किलोमीटर दूर है किससे, पालमपुर से। और रायगंज कनेक्ट किससे करता है, शाहपुर से, जो कि स्मॉल टाउन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हैं, बुलक कार्ट्स हैं, टांगास है, बोगीज है, जीप्स है, मोटरसाइकिल्स हैं। ठीक है, पालमपुर में जो मोस्ट हाउसेज है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, और इलेक्ट्रिसिटी का वेरियस तरीके से यूजेज होता है, खास तौर पे ट्यूबवेल इन फील्ड्स या इरिगेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, और पालमपुर इमेजिनरी विलेज है, ऐसा कोई विलेज रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको पढ़ाने और कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए विलेज को लिया गया है। ठीक है, लेकिन बट आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि अगर आप गूगल मैप पे सर्च मारेंगे तो शायद आपको पालमपुर मिल जाएगा। ठीक है ना, शायद बच्चों ने मजाक के पर्पस से या किसी ने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया है पालमपुर। ठीक है, पालमपुर में जो फैमिलीज हैं, टोटल फैमिलीज का नंबर जो है वो 450 है। कितना है, 450। उसमें अपर कास्ट की जो फैमिलीज है वो 80 फैमिलीज हैं। इसको मैं ऐसे अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है, अपर कास्ट की जो फैमिलीज हैं वो 80 हैं। मेजॉरिटी के पास क्या है, लैंड एरिया है। ठीक है ना, और इनके जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास हाउसेज हैं, काफी बड़े बड़े हाउसेज हैं जो कि ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए हैं। दूसरी तरफ 450 जो फैमिलीज हैं उनका 1/3 जो हम बोलेंगे, यानी 150 फैमिलीज वो शेड्यूल कास्ट के हैं, उनके हाउसेज स्मॉल हैं। ठीक है, और विलेज के कॉर्नर में है, यानी या तो स्टार्टिंग में हो सकता है या पीछे हो सकता है या किसी साइड एरियाज में हो सकता है, और वो जो हाउसेज बने हुए हैं वो मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। ठीक है, यानी ये लोग पुअर हैं। नेक्स्ट है, और पालमपुर में क्या देखने को मिल रहा है, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, 1 प्राइमरी हेल्थ केयर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी प्राइवेट। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ने को मिलता है। जो विलेज पालमपुर है उसमें ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, चाहे आप यूनिट टेस्ट का एग्जाम दें, हाफ ईयरली का एग्जाम दें, अगर इस चैप्टर से कुछ पूछने लायक है तो वो है सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसको एक और नाम से हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हायर क्लासेस में आप जब जाइएगा तो इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपके बुक्स के अकॉर्डिंग तो दे दिया है, मैं आपको साइड में कुछ अच्छे तरीके से बताता हूं जो आगे भी आपको काम देगा, बाद में हम आपके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने, फैक्टर्स ऑफ जो टोटल प्रोडक्शन है उनको हमने 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट क्या है, लैंड। सेकंड है आपका लेबर। थर्ड है आपका कैपिटल, और फोर्थ है आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज समझ लीजिए, फैक्टर्स हैं ये क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। ये अकेले भी सरवाइव नहीं कर सकते, इन चारों चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लैंड तो चाहिए, कोई भी जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, या कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है ना, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक लैंड एरिया पे भी होगा। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो आप प्रोडक्शन का काम करेंगे वो मेनली मैं बोल रहा हूं लैंड एरिया पे करेंगे। सेकंड आता है आपका लेबर। लेबर क्या हो सकते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होगा स्किल्ड लेबर और एक होगा मैनुअल। स्किल्ड में आपको स्किल्स की जरूरत है, मैनुअल का मतलब आप लोग अगर मोबाइल चलाते हैं उसमें एक आता है मैनुअल नेटवर्क, यानी मैनुअल में आपको माइंड अप्लाई नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको मैंने 4 ईंटा दे दिया है और बोला है आप उसको ऊपर तक पहुंचा दो, इसमें कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक ठाक हेल्दी हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, या कोई बच्चा अभी 9th-10th का भी बच्चा ये काम कर सकता है, 2 ईंट उठा के तो लेके जा ही सकता है। ठीक है, एंड थर्ड इज कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, हिंदी इसका होता है पूंजी। क्या होता है, पूंजी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन, बिजनेसमैन। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन। यही वो पर्सन है जो इन चीजों को कंबाइन करेगा, अपना डिसीजन देगा, तभी कोई चीजें प्रोड्यूस होंगी। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे मान लो सबसे पहले की बात करता हूं, मेरा लैंड एरिया है, ठीक है, क्या इस पे कुछ प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, जब तक मैं डिसीजन, मैं हूं एंटरप्रेन्योर, मेरे को मान के चलो मैं एंटरप्रेन्योर हूं। ठीक है,
तो मैं जब तक कुछ डिसीजन नहीं दूंगा इस पर कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। मान लीजिए मैंने 2 लेबर बुलाए, ठीक है, 2 लेबर बुलाए हैं। अब जब तक मैं बताऊंगा ही नहीं कि इस लैंड एरिया पे करना क्या है, तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। थर्ड हो गया कैपिटल। कैपिटल भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड और वर्किंग। तो अब मुझे यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना है तो कुछ मशीनरी लगानी होगी। फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी ना, जैसे मान लो जो वहां लेबर काम करेंगे उनको कैश देना है, या बहुत सारी चीजों को जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके लिए मुझे कैश चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल में आ जाती है। जब अच्छा, ये तीनों होने के बाद भी फर्स्ट आपका ये लैंड है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट लैंड हुआ, लेबर 2 मैंने बुला लिए हैं, मशीनरी तीसरे नंबर पे मशीनरी है, रॉ मटेरियल है वो। लेकिन अब मैं बताऊंगा, मैं डिसीजन दूंगा ना कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना होगा, कितने देर फैक्ट्री, तो ये काम एंटरप्रेन्योर करेगा, तभी तो प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी तो कोई चीज बनेगी और प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से मैं बता रहा हूं, लैंड अगर आपका नहीं है तो आप बदले में क्या देते हो, रेंट देते हो। लेबर को आप क्या देते हो, सैलरी देते हो या वेजेस देते हो। कैपिटल के बदले आपको मिलता है जो मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। ये अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको ये तीनों चीजें देनी होती हैं। इन चारों को जब कंबाइन आप करोगे ना तभी प्रोडक्शन हो सकता है, इसीलिए इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। चलिए एक और चीज बता देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी कैपिटल को समझना। जैसे 2 चीजें होती हैं, एक होता है एसेट्स, एक होता है कैपिटल। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। पूंजी को बस ऐसे समझो ना कि मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं किसमें, बिजनेस में, ठीक है। तो बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये सब हायर क्लासेस में होता है। बस आप इतना समझिए, मैंने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए, तो बिजनेस भी उस 10 लाख से मुझे कुछ कमा के देगा ना, तो बिजनेस के लिए 10 लाख अब क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है ना। वैसे ही एसेट्स होता है, यानी संपत्ति होती है। अब एसेट्स जैसे 2 टाइप के होते हैं, ऐसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन आप जान लीजिए, 1-2 बता दे रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है। फिक्स्ड का मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगा, 10 साल 20 साल से बिल्डिंग मैंने बना दी, वो मेरा एसेट है, तो 10 साल 20 साल तक चलेगा, यानी वो फिक्स्ड है, जल्दी हटेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता, वो जल्दी खत्म नहीं होगा, डिटोरिएट नहीं होगा। करेंट एसेट्स यानी ऐसी चीजें जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सको विद इन ए ईयर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको उधार दे दिया, तो इसको मान सकता हूं कि मेरे को 1 साल के अंदर मिल जाएगा। कोई मेरा स्टॉक है, ठीक है ना, मैंने कुछ बना रखा है, उसे मुझे बेचना है, तो मैं उसे 1 साल के अंदर बेच लूंगा। कैश हो गया, उसको तो खुद कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, तो ये फिक्स्ड एसेट्स होता है। वैसे ही सेम कैपिटल में भी आता है आपका फिक्स्ड और वर्किंग, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आपके किताब के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या है, लैंड। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। देखो फॉरेस्ट भी क्या है, लैंड पे ही बना हुआ है ना। मिनरल्स भी आपको कहाँ मिल रहे हैं, ऐसे नदी में भी मिलते हैं, रिवर्स में, ओशंस में भी मिलते हैं। लेकिन आप जो प्रोडक्शन का काम करोगे, आप कुछ बना रहे हो, तो मेजॉरिटी लैंड पे होता है, इसलिए यहाँ पे लैंड लिया जाता है। सेकंड है आपका लेबर। स्किल्ड लेबर होगा जिसमें स्किल्स की जरूरत है, और जिसके पास जितने ज्यादा स्किल्स होते हैं उनको हाई पेमेंट मिलता है। मैनुअल लेबर कौन सा होगा, जिसमें स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी एक अच्छा बता दिया है, एक 2-4 ईंट लेके ऊपर लेके जाना है, तो इसमें कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है। या फिर मैं आपको बोल दूं कि ये पेन है, ये पेन लेके इस क्लास में जाके दे दो, इसके लिए कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है। तो जितना आपके पास स्किल्स कम होता है आपको लेस पे मिलता है, ठीक है। इसलिए पढ़ना और स्किल्स जनरेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड है कैपिटल। देखो कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे जो है, इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या इनपुट रिक्वायरमेंट होंगे प्रोडक्शन को करने के लिए, उसे हम कैपिटल बोल देते हैं। और इसको हमने बांट दिया फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल मैंने बताया है, क्या याद रखोगे, जो फिक्स्ड है, जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेंगे, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोल रहे हैं। जैसे टूल्स हो गया, मशीन। मशीन का मतलब आप सिलाई मशीन मत समझ लेना आप लोग। बहुत सारे प्रोडक्शन जो फैक्ट्रीज वगैरह में देखते हो ना, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है। ऐसा नहीं कि उसको कोई एक बच्चा जाएगा और उसको हटा के दूसरे जगह रख देगा, वो बड़ी हैवी हैवी मशीनरी इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है ना। तो उसे हटाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक चलता है। बिल्डिंग्स हो गए, यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, रॉ मटेरियल्स। अब मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको कॉटन चाहिए, मार्केट से लेके आओगे, क्या चाहिए, तो उस मटेरियल को खरीदने के लिए आपको कैश चाहिए, ठीक है। मनी इन हैंड, वही कैश की बात कर रहा हूं मैं। तो डे टू डे लाइफ फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन चलाने के लिए जो डे टू डे लाइफ में आपको एक्सपेंसेस लगेंगी, चीजें लगेंगी, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ऐसे हायर क्लासेस में जाओगे, बस ऐसे ही बता दे रहा हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं CA माइनस CL, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी।
चलिए फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल, इसी को मैंने वहां नाम क्या दिया, एंटरप्रेन्योर। ह्यूमन कैपिटल कौन होगा, नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। यानी इन तीनों चीजों को, अभी जो आपने ऊपर तीनों चीजों को पढ़ा, इसको कंबाइन करेगा और अपने नॉलेज से, अपने डिसीजन से बताएगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल पढ़ेंगे। अच्छा ये बात याद रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपको इसी पे फोकस करना है, ह्यूमन कैपिटल पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फार्मिंग देख रहे हैं, देखेंगे हम पालमपुर में कैसे है। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स वैसे लिए हैं ना जैसे आपके बुक में, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स पहले पढ़े नहीं है, फर्स्ट टाइम आपका इस क्लास में इकोनॉमिक्स रहता है, इसीलिए मैंने उस तरीके से पढ़ाया है आपको, ठीक है ना, कि आपकी किताब में जैसे टॉपिक है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, आपको समझ में आए। इकोनॉमिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, ठीक है ना, रटने वाली चीजें बहुत कम ही होती है। तो फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड क्या होता है, एक फिक्स्ड है, ठीक है ना, लैंड के एरिया को बढ़ाया नहीं जा सकता है। लैंड देखो ऐसे समझो, ये इतना ही लैंड है, ये इतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये लैंड एरिया इतने पे एग्रीकल्चर हो रहा है और इतने पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं। 75% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस पे, फार्मिंग पे, पालमपुर में। 1960 से पहले चला जाए तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, यानी कि जहां कल्टीवेशन, जहां फार्मिंग हो सकती थी वो फिक्स्ड था। लेकिन आफ्टर 1960 क्या हुआ, सम वेस्ट लैंड जहां पे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेबल लैंड में। इसका रीजन पहले ही बता दे रहा हूं, देखिए इसीलिए ये इमेजिनरी विलेज लिया गया है, तो ये इंडिया का ही विलेज है। तो इंडिया में 1960s तक एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी, अच्छा ये बात याद रखोगे, प्रोडक्टिविटी, और दूसरा वर्ड होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोडक्टिविटी क्या है, रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं राइस का मैंने प्रोडक्शन किया है, राइस में उगा रहा हूं, प्रोडक्टिविटी क्या है, राइस मैंने 200 kg उगाया है, ये प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो 1960s में क्या हुआ है, 1970 में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े तो जानिए, 1970s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में, चाहे यूनिट टेस्ट हो, फाइनल एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। क्या सेम ही लैंड से, क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है, यहां देखिए जो बनाया मैंने, लैंड एरिया क्या है, फिक्स्ड है, तो क्या इससे हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, उस पर तो मैंने लिखा है यस। कैसे, अब उसको देखते हैं। क्रॉप्स को मैंने दो में डिफाइन कर दिया, पहले लेफ्ट वाला चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से आप चेंज कीजिए, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से आप क्या कीजिए, चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, और क्या यूज कीजिए, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। क्या यूज करना है, मल्टीपल। यानी सिंगल का मतलब क्या है, आप पूरे 1 ईयर में सिर्फ 1 क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये बेसिक चीजें हैं, क्लास 6 में ही आपने पढ़ा होगा। मल्टीपल में क्या है, आप खरीफ सीजन में खरीफ क्रॉप उगा सकते हैं, रबी सीजन में रबी क्रॉप्स, और जायद सीजन में जायद क्रॉप्स उगा सकते हैं। अच्छा पालमपुर में इरिगेशन की फैसिलिटी है, क्यों, अभी हमने ऊपर जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी वहां ऑलरेडी बहुत पहले आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शंस, तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, इरिगेशन अच्छा कर सकते हैं, और आप ये 3 क्रॉप्स उगा सकते हैं विद इन ए ईयर। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, मॉडर्न फार्मिंग। तो 1970 देखो ग्रीन रेवोल्यूशन 1970। अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन को डिफाइन कैसे करोगे, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या है कि हम HYV सीड्स लेके आए। HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये सीड्स हम लेके आए और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। एक और बात याद रखोगे, रेवोल्यूशन वर्ड लगा है, यानी कोई चेंज आया है, वो भी ब्रॉड चेंज आया है, यानी इस सीड को यूज करके प्रोडक्शन सच में बहुत बढ़ा है, तभी हम इसे रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो HYV सीड्स कम और प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। HYV सीड्स, ध्यान रखिएगा, HYV सीड्स को क्या चाहिए होता है, 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन, क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन चाहिए फर्स्ट। दूसरा क्या चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अगर HYV सीड्स को आपको पता ही होगा, जैसे ही सीड्स आप डालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सोइंग। तो जैसे ही आप वो सीड्स डाल रहे हैं ना, आपको 2 चीजें देनी है, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देना है, और सेकंड
फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालने हैं। अगर आप नहीं डालोगे तो आपका क्रॉप जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसके वजह से प्रोडक्शन, अच्छा आप जान रहे हैं इरिगेशन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए, जो कि पालमपुर में ऑलरेडी अच्छा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, चाहे आप ये तरीका अपनाए चाहे आप ये तरीका अपनाए, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से सरप्लस, ठीक है ना, सरप्लस। अच्छा ये भी समझ लीजिए, इधर साइड में दो चीजें होती है, एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, और एक होता है सरप्लस। सबसिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो भी आपका लैंड एरिया है ना, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, जो भी उगाते हैं आप खुद कंज्यूम कर लेते हैं, या आपकी फैमिली कंजप्शन कर लेती है उस चीज का। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने पूरे साल में 150 केजी उगाया है, तो ये ज्यादा नहीं है, उनकी 5 to 7 मेंबर्स की फैमिली है, साल भर में इतना ये कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये कहीं बेच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूं, इसी लैंड से इस बार ग्रीन रेवोल्यूशन आने के वजह से अगर ये 500 केजी उगा रहे हैं, तो 150 केजी घर के लिए चाहिए, बाकी जो 350 केजी बच गया उसे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे, हमें क्या मिलेगा, मनी आएगा, है ना। तो यही हुआ पालमपुर में भी, यानी प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस हुआ, उसको हमने सेल किया रायगंज में, ठीक है। कितना सेल बढ़ा था वो भी दिया हुआ है, 1300 केजी पर हेक्टेयर था, वो हो गया 3200 पर हेक्टेयर, ठीक है ना, दोगुना से ऊपर बढ़ गया है। थर्ड जो टॉपिक दिया है, विल द लैंड सस्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने वाला, एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है। क्या है पहले ये समझते हैं। लैंड है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। हम क्या इंट्रोड्यूस किए, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ रिसर्चर ने बताया, और ये बात सही में सत्य है, कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। अच्छा एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं कुछ टॉपिक्स में मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ये आपके समझ के लिए, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पर्पस से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट चलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, यानी कि सॉइल्स को भी आदत लग रही है फर्टिलाइजर्स की, यानी कि मैं बोल रहा हूं अगर मैं पिछले साल 1 केजी डाला हूं ना फर्टिलाइजर, तो इस बार 1.1 डालूंगा। 1 केजी में मान लो 200 केजी उगा है, तो इस बार 1.1 डालूंगा तभी 200 केजी उगेगा, यानी उनकी आदत हो गई है। अच्छा है तो ये केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। देखिए इसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही है, जूनियर क्लासेस में नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग जो 10 12 भी पास आउट हो जाते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम्स नहीं पता होते हैं। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे केमिकल फर्टिलाइजर में होता क्या है, एनपीके, है ना। एनपीके से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं ये क्या है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, प्लांट्स काफी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अच्छा इसी के वजह से जो वीड्स आप देखते होंगे, वीडीसाइड जिसको आप बोलते हैं, वीड्स, अनवांटेड जो ग्रोथ होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स क्रॉप के साथ उग जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगते हैं, इसीलिए हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने पड़ते हैं। अब एक बात समझिए, मैं एक डायग्राम देखो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मजाक नहीं उड़ाना है। ये लैंड है, ठीक है, ये है सन, ठीक है, सन यहां बना दे रहा हूं, ठीक है, ये लैंड एरिया, ठीक है। यहां पे आपने ये क्रॉप्स लगाए हैं, इसमें आपने ऐड क्या किया, एनपीके, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर। थोड़ा बड़ा ड्राइंग बनाते हैं, ये एक साथ आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें आप ऐड क्या किए हैं, एनपीके, ठीक है। इससे क्या होगा, ये काफी बूस्टअप होगा। अच्छा इसे पानी जो मिल रहा है वो कहाँ, नीचे से मिल रहा है, यानी हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम इरिगेशन भी देते हैं, मैं लिख दे रहा हूं ये इरिगेशन, ठीक है। यहाँ बादल बना दे रहा हूं, बादल से भी रेनफॉल हो रहा है, इससे भी पानी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ है ग्राउंड वाटर, चलिए, तो ग्राउंड वाटर से पानी इनको जा रहा है, यहाँ से रेनफॉल से पानी मिल रहा है, और एनपीके डाला है हमने इरिगेशन। ये बारिश हुई और क्या हुआ, ये लैंड एरिया, ठीक है, और यहाँ जो है वो है रिवर, यहाँ है कुछ मछलियां, ठीक है, यहाँ पे भी हैं कुछ पेड़, ठीक है। अब समझते हैं, बारिश हुई, अब इसमें जो एनपीके डाला हुआ था, ये एनपीके बहते बहते चला गया कहाँ, रिवर्स में, ठीक है। ये कहाँ चला गया, रिवर्स में।
रिवर्स में जैसे ही गया, अब रिवर्स में एनपीके जा रहा है तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स है ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं ये प्लांट्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये प्लांट्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पानी में एक और चीज था जिसको हम बोलते हैं एल्गी, तो एल्गी भी बढ़ेगा। अच्छा, एल्गी बढ़ेगा तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये जो सनलाइट आ रहा है, ये सनलाइट तो नीचे तक जा नहीं पाएगा, इसके वजह से क्या होगा, ये जो प्लांट्स हैं ये बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सनलाइट से ये फूड बनाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिल रहा है तो ये डेड हो गए। जैसे ही डेड होंगे ना ये, अब जो O2 की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। आप लोग पढ़े हैं ना कि प्लांट्स क्या देते हैं, O2 देते हैं। अब इस O2 के वजह से ही क्या होता है, ये जो मछलियां वगैरह हैं ये जिंदा है, इन्हें O2 मिल नहीं रहा है तो ये भी डेड हो जाएंगी। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इससे, ये मछली भी क्या हो गई, डेड हो गई, क्योंकि इसको O2 नहीं मिला। प्लांट्स क्यों मरे, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रहा है। सनलाइट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर पूरा एल्गी आ गया है, तो ऊपर एल्गी आ गया तो प्लांट्स मर गए। प्लांट्स मरे तो ऑक्सीजन कम हो गया, पानी में भी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, वो मर गए तो फिर ये मछलियां मर गई, है ना। मछलियां मर गई, प्लांट्स पूरे मर गए, यानी ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था हमारा, एक्वेटिक इकोसिस्टम था, उसको भी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी यहां सॉइल फर्टिलिटी भी गई, हाँ, और यहां से रिवर का भी जो इकोसिस्टम था वो भी हमने बर्बाद कर दिया। तो देख रहे हो, एक प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये ग्राउंड वाटर भी, ऐसे बारिश हो रही है तो ये एनपीके मिल के नीचे भी जाएगा तो वो भी पानी पोल्यूट होता है। ऐसे और भी ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करने के तरीके हैं, नीचे जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो भी कहीं मिल जाते हैं तो वो भी इम्प्योर हो जाता है, बाद में हम पानी को प्योर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ग्राउंड वाटर का हम यूज कर रहे हैं जिससे वाटर टेबल नीचे जा रहा है। अब इसे आप नेट पे एक बार सर्च करके पढ़िएगा, ऐसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जितने भी इंडिया के मेजर सिटीज हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, इंडिया के जितने भी मेजर सिटीज हैं वहां पे ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। ग्राउंड वाटर क्या हो गया, एकदम नीचे गया है। कैसे, वो देखते हैं। पटना में, जैसे मैं पटना में पढ़ा रहा हूं, तो पटना में जो घर हैं वो ऐसे हैं, कुछ यहाँ है, अब थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं है, जस्ट एक और घर है, फिर उसके बाद एक और घर है। ये मैं बादल बना दे रहा हूँ, बारिश हुई, अब हमने सिस्टम अच्छा काफी क्रिएट कर रखा है, ठीक है, ड्रेनेज का। अब मान लो ये सब इनकी नालियां जो हैं, ठीक है, ये नालियां, इनकी नालियां हैं, ये भी इसमें कनेक्ट हो गई, ये सब जाके कहां चला गया, रिवर्स में, ठीक है, इसको रिवर्स में हमने भेज दिया। ध्यान से समझिए, अगर ये घर नहीं होता, यानी अर्बनाइजेशन इतना क्लोज नहीं होता, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये बारिश का पानी कहां जाता, ये घर नहीं होता तो ये पानी नीचे जाता, यानी सॉइल में जाके मिलता। एक सेकेंड, ठीक है, अब ये सॉइल में जाके मिलता और धीरे धीरे जाता और ग्राउंड वाटर आपका बढ़ता, लेकिन ये पानी नीचे जा ही नहीं पाया, ये तो सीधा आपके ड्रेनेज से, नाली से होते हुए ये सीधा रिवर में मिल गया। रिवर का पानी इंक्रीज हो गया, लेकिन इसके नीचे जो पानी होनी चाहिए थी, यानी किसी बिल्डिंग के जस्ट नीचे वाला जो लैंड है जहां ग्राउंड वाटर है, उसको हम रिचार्ज कर सकते थे, वो रिचार्ज तो हुआ नहीं। अब हम कर क्या रहे हैं, अर्बनाइज जो इलाके हैं वहां पे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज काफी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने मोटर्स लगा रखे हैं, पानी नीचे से हम खींच रहे हैं। अब आप इसको खाली, आप इससे पानी लीजिएगा लेकिन आप इसको रिचार्ज नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम आपको सिटीज में दिख रही है। ऊपर से हर जगह रोड्स हैं, अब रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन है, वैसे इंजीनियर्स काफी अच्छे होते हैं, वो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्लोप बनाया जाता है, यानी यहाँ पे ये ऊंचा रहेगा इस तरफ के तरफ, और इधर के तरफ क्या रहता है, थोड़ा ढलान रहता है, ठीक है ना, कि पानी जमीन पे, यानी इसके बगल में जो यहाँ लैंड एरिया है वहां पानी जाए, ठीक है। लेकिन तुरंत हमें चाहिए रोड के जस्ट बगल वाली जमीन चाहिए, वहीं पे घर बनाना है, तो फिर वही बात है कि नीचे के सॉइल में पानी जा नहीं पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। मेजॉरिटी देखे हैं हम लोग, क्योंकि 75% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस पे, फार्मिंग पे, यानी मेजॉरिटी लोग क्या है, फार्मर्स हैं। तो पालमपुर में 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 240 फैमिलीज हैं उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन है। देख लीजिए, मेजॉरिटी सेक्शन यही है, 240 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी क्या है, कम जमीनें हैं, और उनके पास एडिक्वेट मनी भी नहीं है। बाद में इसको समझेंगे मनी क्यों नहीं है, क्या होता है स्मॉल फार्मर्स के साथ। 1/3 जो फैमिली यानी 150 फैमिलीज हैं,
वो क्या है, लैंडलेस है, यानी उनके पास लैंड ही नहीं है। अब जिनके पास लैंड नहीं है वो क्या करेंगे, या तो दूसरे के लैंड में काम करेंगे या फिर कोई दूसरा काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि पालमपुर में ज्यादातर एग्रीकल्चर हो रहा है तो दूसरे के फार्म में जाके आपको काम करना होगा। और मोस्टली क्या है, दलित है। 60 फैमिलीज है, वो क्या है, मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज है, लार्ज फार्मर्स बोल सकते हैं, और इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो कि लार्ज फार्मर है, उनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है या उससे भी ज्यादा जमीन है। 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि लैंड कैसे कैसे फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु विल प्रोवाइड लेबर। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करें, जिनके पास लैंड एरिया कम है, तो वो खुद भी और अपनी फैमिलीज को लेके खेतों में जा रहे हैं और यहीं पे वो काम कर रहे हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वो हायर करेंगे, क्योंकि वो बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड एरिया काफी ज्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं फार्म लेबरर्स को, ठीक है। अब जो जिसको आप हायर कर रहे हैं उसको आप पेमेंट भी तो दीजिएगा ना, तो पेमेंट 2 तरीके से होता है, सैलरी बोलते हैं या वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट जो हो रहा है वो वेजेस हो रहा है, ठीक है, यानी वर्क के हिसाब से, डेली के हिसाब से, पर डे के हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजेस पे हो रहे हैं। वेजेस को भी 2 तरीके से पे किया जाता है, या तो इन कैश या काइंड। कैश का मतलब डायरेक्ट आपको कैश दे दिया गया है, या आप गांव वगैरह में देखते होंगे या बचपन में, अगर आपका बचपन वैसा अगर बीता है तो आइसक्रीम वगैरह आप लेने जाते थे तो आप कुछ अनाज देते थे, बीट वगैरह दे देते थे, तो वही है, वो काम करवा लेते हैं, उस हिसाब से कुछ फूड दे दिया, या जो उनके यहाँ क्रॉपिंग हो रही है जिस भी वैरायटी की, उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया, ठीक है। तो ऐसे पेमेंट करते हैं। अब देखिए, वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग रीजन का अलग अलग पेमेंट हो सकता है वेजेस का। क्रॉप पे क्रॉप डिपेंड कर रहा है, कुछ क्रॉप्स का जो पेमेंट होता है वो ज्यादा हो सकता है, जो महंगे क्रॉप्स होंगे सीधी सी बात है उसका वो पेमेंट ज्यादा देंगे, जो क्रॉप्स सस्ते होते हैं उनका जो पेमेंट होगा वो कम होगा। फार्म एक्टिविटी पे भी आप, जिसमें मेहनत ज्यादा लग रही है, हार्वेस्टिंग में अगर मेहनत ज्यादा लग रही है तो आप उसमें पेमेंट ज्यादा देंगे, सीड्स को डालने में मेहनत कम लग रही है तो उसमें आप कम पेमेंट देंगे, ठीक है। अब एक डाला की स्टोरी दी हुई है कि वो फार्म लेबरर है, ठीक है, और उसे कितने मिल रहे हैं, 160 रुपीज मिल रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, गवर्नमेंट ने बोला है 300 रुपया पर डे देना है, तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर 300 रुपया जब दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है, तो इसको 160 ही क्यों मिल रहा है, ये तो इलीगल है। अब इस चीज को समझिए, गवर्नमेंट ने कितना सेट किया हुआ है, 300 रुपीज पर डे। डाला को कितना मिल रहा है, ₹160। इस सिनेरियो को समझिए, या आप अपने ऊपर भी लेके देखिएगा। मान लीजिए आपका घर ही बन रहा है या वहां पे जैसे फार्मिंग ही हो रही है, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 300 रुपये, तो जब इसका मालिक है, मान लीजिए जो इनका ऑनर है लैंड का, जैसे आप दोनों एग्जांपल समझते चलिएगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे फार्म को लेके बता रहा हूँ, आप अपने घर के हिसाब की, आपका घर बन रहा है तो वहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, आप उस घर के ऑनर है, ठीक है। अब आपके पास 3 पर्सन आए हैं, एक बोल रहा है कि भैया मैं 300 में नहीं, मैं 250 में ही ये काम कर दूंगा, एक बोल रहा है कि मैं 150 में ही ये काम कर दूंगा, एक बोल रहा है कि मैं 100 रुपए में ही काम कर दूंगा। एज एन ऑनर आप किसको हायर करेंगे, तो आप बोलोगे सर फायदा जिसमें ज्यादा वही काम करेंगे, हम तो 100 रुपए में हायर करेंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हर सेक्टर में, ये मतलब सोचिएगा कि ये जॉब में कोई पर्सन काम नहीं कर रहे हैं तो मैं जाऊंगा तो मेरा काम इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं। लगभग हर एक सेक्टर में क्या हो गया, हैवी कंपटीशन हो गया। अब इस हैवी कंपटीशन की वजह से क्या होता है, जो भी ऑनर है चाहे किसी भी चीज के हो, जैसे यहाँ पे आप फार्म का देख रहे हैं, आप खुद घर बनवा रहे हैं, तो आप भी तो लेबर को 300 का चार्ज नहीं देते हैं ना, आप भी सोचते हैं कि मेरे को जो लेबर मिल रहा है 100 रुपए में काम कर रहा है तो मैं 300 क्यों दूं, ठीक है। तो सब अपना बेनिफिट देखते हैं, हैवी कंपटीशन है, उसके वजह से डाला जैसे लोगों को अच्छा पेमेंट या वेजेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी इनपुट्स, फार्मिंग करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए। तो एक सविता नाम के वुमेन के बारे में स्टोरी दी हुई है और एक तेजपाल है। सविता क्या है, 1 हेक्टेयर का लैंड है, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के लिए उसे 3000 रुपीज चाहिए और उसके पास वो मनी है नहीं, तो उन्होंने लोन लिया, ठीक है। ऐसे आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर के बारे में। तो लोन लिया, तो अब लोन ले रहे हैं जरूरत पे, तो ये क्या बोल रहे हैं 24% का इंटरेस्ट रेट लगेगा।
अब देखिए मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ। देखिए ये लोग ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट लेते क्यों हैं? मान लीजिए ये तेजपाल सिंह है, आप बैंक जाओगे ना तो बैंक वाला आपको मान लीजिए 10% में दे रहा है, लेकिन वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपकी इनकम को चेक करेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये प्रॉब्लम स्मॉल फार्मर्स के साथ ज़्यादा होती है। क्यों? स्मॉल फार्मर्स के पास लैंड एरिया कम होता है, तो उन्हें डर लगता है कि अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो ये हमारी लैंड को छीन लेंगे। ऐसा कुछ जल्दी होता नहीं है, ठीक है। इसका भी एक लंबा प्रोसीजर होता है, आपको बहुत टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले आकर आपका तुरंत लैंड एरिया छीन लेंगे। तो ये स्मॉल फार्मर ये डॉक्यूमेंट से बहुत डरते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, कौन ये सब टेंशन में पड़ेगा, बगल में जो मनी लेंडर है या जमींदार है उससे हम क्या कर लें, लोन ले लें। अब याद रखिएगा, जो भी इन टाइप्स के लोग होते हैं ना, ये आपके नीड्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट रखते हैं। देखेंगे कि आपको कल का कल पैसा का जरूरत है तो इनका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। देखेंगे कि 2-3 महीना बाद इनको चाहिए पैसा, अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो ये कहीं और चल जाएंगे, इसीलिए वहां इंटरेस्ट रेट ये कम कर देते हैं। यानी आपके नीड्स के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट रखते हैं, ठीक है। और इनका इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या रहेगा, बैंक से ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें भी एक सिस्टम चलता है जो कि बहुत खतरनाक सिस्टम है, ठीक है। वो उसके बारे में कभी मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है तेजपाल सिंह, 24% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितने के लिए, 4 मंथ का। 4 मंथ में 24% इंटरेस्ट रेट। और दूसरा कंडीशन क्या है, तुम्हें काम करना होगा मेरे फील्ड पे और उसके बदले में तुमको कितना दूंगा, 100 रुपीज। अभी आपने कुछ देर पहले डाला की स्टोरी पढ़ी, वहां तो उस बेचारे को 160 रुपीज मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज मिल रहा है। देख लीजिए कितना एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोन्स किससे ले रहे हैं, मनी लेंडर से। मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका अपना ओन सेविंग होता है, जिसके वजह से वो अपना जो फार्मिंग कर रहे हैं वो आराम से कर पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए, इसी के साथ ही बता दे रहा हूं, सेम ही एग्जांपल है। स्मॉल फार्मर है तो जाहिर सी बात है इसका जो इनकम होगा वो ज्यादा नहीं होगा, इनकम कम होगा। अब इनकम कम होने की वजह से ये लोग तो बैंक्स में ज्यादा पैसे रखते नहीं, पैसा कम आया है तो कैश में ही ज्यादा काम करते हैं। बच्चों का एजुकेशन या बच्चों के लिए खाना पीना या उनके कपड़े, तो कैश उनको मिलता है, कैश से ही काम कर लेते हैं, बैंक्स में ये पैसे नहीं रखते हैं। आप मुझे खुद बताइए, आप बैंक में रखे हैं 100 रुपए, क्या बैंक आपको 10 करोड़ का लोन दे देगी या 5 लाख का लोन दे देगी? जैसा अमाउंट आप रखोगे उस हिसाब से ही ना आपको लोन मिलेगा। वही रिच फार्मर जो तेजपाल जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रिच फार्मर्स हैं, उनको इनकम भी अच्छा होता है। मान लीजिए उनको इनकम हुआ है 5 लाख का, उसने इस 5 लाख को बैंक में रख दिया, अब बैंक इनको 2-3 लाख का लोन दे देगा, 3 लाख का लोन मिल गया इनको आराम से। अब इस 3 लाख से वो कुछ ट्रैक्टर खरीद सकते हैं या कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं जो उनके फार्मिंग को हेल्प करेगा। इससे ये और तेजी से अमीर होते हैं और गरीब और गरीब हो जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बैंक से तो लोन ले नहीं रहा है, पैसे तो प्रॉपर है नहीं, ये जाएगा मनी लेंडर के पास या तेजपाल सिंह के पास और वो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर रहा है। यहाँ पे इसे जो 3 लाख का लोन मिल रहा है वो 5% पे मिल रहा है, क्योंकि ये बैंक से लोन ले रहा है। देख रहे हो परेशानी कितनी ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी स्मॉल फार्मर है उसका प्रोडक्शन कम हुआ है, वो खुद, अभी मैंने आपको बताया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो आप क्या करोगे, उसका खुद का कंजप्शन करोगे या आपकी फैमिली उसका कंजप्शन कर लेगी। लार्ज फार्मर है तेजपाल सिंह, उसका प्रोडक्शन बढ़ा, अब प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसे वो सेल करेगा उसे मनी मिलेगा, उसे वो बैंक में रख सकता है, बैंक में रखेगा उसे लोन भी मिल जाएगा, ठीक है। या ठीक है बैंक में ठीक ठाक पैसे हैं, लोन लेने की जरूरत नहीं है तो उससे कुछ और ये एग्जांपल दिया हुआ है कि तेजपाल सिंह ने नया ट्रैक्टर भी खरीदा है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी कि फार्म से रिलेटेड नहीं है, फार्म से रिलेटेड नहीं है। इसमें 2 चीजें बोल सकते हो, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, या एकदम रिलेटेड नहीं होंगे। हायर क्लास में जाएंगे तो एकदम रिलेटेड ना हो, उनको हम नॉन फार्म सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 25% यानी जो 75% याद है ना, 75% लोग किसमें इंडल्ज हैं, एग्रीकल्चर में। बच कितने गए, 25% ये एग्रीकल्चर से कुछ हटके काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं, फर्स्ट है डेयरी। डेयरी का मतलब ही क्या है, रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ ऐसे एनिमल्स का रियरिंग ब्रीडिंग ये सारी करना जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम डेयरी सेक्टर बोलते हैं। तो बफेलोज है, उसको आप ग्रासेस खिला रहे हैं वैरायटी का, ज्वार बाजरा जो कि पालमपुर में हो रहा है। मिल्क आपको मिल रहा है, उसे आप रायगंज में सोल्ड कर रहे हैं। अच्छा 2-3 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, चिलिंग सेंटर ओपन किया है रायगंज में,
ठीक है ना। यानी आपने पढ़ा होगा प्रिजर्वेटिव्स के बहुत सारे मेथड होते हैं, बॉइलिंग होता है, चिलिंग होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, वहीं पे इसको स्टोर कर रहे हैं और बाद में इसको क्या कर रहे हैं, शाहपुर जैसे टाउन में सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी कुछ लोग डेयरी कर रहे हैं, कुछ लोग ये चिलिंग सेंटर, 2 लोग हैं वो चिलिंग सेंटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, और बाद में उसको टाउन में सेल कर रहे हैं, यानी सब डिफरेंट काम कर रहे हैं, फार्म वाला काम नहीं कर रहे हैं। सेकंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो स्मॉल स्केल है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग आप लोग समझते ही होंगे, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर की जो भी चीजें हैं उसे आप कन्वर्ट करते हैं और फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। ठीक है ना, कुछ चेंजेस करते हैं, इसी को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप वीट के लेके आए और वीट को मिल में पीस के आटा बना दिए, आपने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको पैकेज कर दिया, यानी फिनिश्ड गुड जो बन रहा है वो आपका आटा हो गया। तो आपने क्या किया, वीट को चेंज किया किसमें, फ्लोर में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, मिश्री लाल है, उन्होंने मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन से वो काम करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में आपको पता है ऑलरेडी है, ये कन्वर्ट करते हैं, मतलब शुगर केन को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, जैगरी में, जैगरी आपको पता है गुड़। ठीक है, और फिर उसको शाहपुर में सोल्ड करते हैं। कोई ज्यादा बड़ी फैक्ट्रीज पालमपुर में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। वो क्या करते हैं, गुड्स होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है ना, देखो होलसेल भी क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करता है, वही है आपके जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां से वो किसको बेच देते हैं, होलसेलर को। ठीक है, ठीक है, होलसेलर के बाद ये चीजें जाती हैं किसके पास, रिटेलर्स के पास, और रिटेलर्स से फिर कहां जाती है, कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, ये प्रॉपर चार्ट होता है। ठीक है ना, और हर जगह जो स्टेजेस जा रहे हैं इसमें कुछ कॉस्ट एडअप होते जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बढ़ रहा है तो उसमें कुछ कॉस्ट एडअप होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ के भी शॉपकीपर, जो पालमपुर के शॉपकीपर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, होलसेल यानी टाउन्स में जाके, सिटीज में जाके वो होलसेल से खरीद रहे हैं और अपने पालमपुर में आके सेल कर रहे हैं। ठीक है, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया, बिस्कुट्स हो गया, शॉप हो गया। और एक कंप्यूटर, एक स्टोरी भी दी हुई है जिसमें वो कंप्यूटर क्लास सेंटर चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे को कहीं शहर में जाके ये सारे क्लासेस लेने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने यहीं पे कंप्यूटर क्लास का सेंटर बना दिया है कि बच्चों को कहीं और जाना ना पड़े। फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। इसमें क्या है कि पालमपुर से रायगंज जाने के लिए कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है। तो रिक्शा वाला हो गया, टांगे वाला हो गया, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, बुल्लक कार्ट, बोगी। ठीक है, इन तरीके के ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है। और ये भी क्या है, नॉन फार्म सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे भी इन लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। यहाँ से भी ये क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था आपके चैप्टर्स का, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दी हैं। सबसे में देखो, पढ़ना तो आपको पूरा ही है और पढ़ाया भी मैंने पूरा ही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, वो याद रखिएगा आप। तीसरे नंबर पे अगर याद रख सकते हैं तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एक ये है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ठीक है, और दूसरा एक है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हुआ। ठीक है, कोई डाउट आपको रह गया है या लग रहा है कि सर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स में डाल दूंगा, ये सेम ही नोट्स जो है PDF बना के मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और भी अगर कोई क्वेरी है या और भी किसी चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सोशल इशू के बारे में जानना है आपको, तो भी ये मेरी पर्सनल आईडी है, इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन डाउट के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप इस इंस्टाग्राम चैनल का यूज़ करें। ठीक है, अदर कुछ एस्पेक्ट में आपको चीज़ें समझनी है, जानना है, तो पर्सनल आईडी पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइए। ठीक है, बाय, गुड नाइट।